विषय जरा गंभीर और कॉम्प्लिकेटेड ऐसा है। हमारी कुटुंब संस्था बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंची है। लड़कियों को लेकर, स्त्रियों को लेकर हमने विद्या क्षेत्र के अभिभावक सम्मेलन में तो इस विषय की प्रस्तावना की थी। इसलिए विद्या क्षेत्र के तो तीनों लोग इससे परिचित हैं। लता जी और राजेंद्र जी के साथ इसकी चर्चा लगभग नहीं हुई है, तो मैं बहुत संक्षेप में उसे पहले बताऊंगी। बाद में हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी कुटुंब व्यवस्था, हम सबकी मानसिकता, समाज की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, इन सभी के साथ इसका कैसा संबंध है और मामला कितना उलझ गया है, ये जानने के बाद इसका उपाय क्या है, इसका भी विचार करना होगा। मैं गंभीर मामला क्यों कह रही हूँ? कुटुंब संस्था और संपूर्ण समाज व्यवस्था विवाह संस्था के केंद्र पर बनी हुई है। और आज धीरे धीरे समय ऐसा आता जा रहा है कि लड़कियां विवाह करने को ही मना कर रही हैं। और फिर आगे माता बनना तो उनको बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है। ये हमको दिखाई देता है, उससे तो समस्या काफी गहरी है। जो लड़कियां सीधे सीधे विद्रोह करती हैं, मना करती हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, ऐसा हमें लगता है। सर्वसामान्य तो विवाह करने के लिए राजी है, परंतु ऐसा नहीं है। मानसिक रूप से विवाह का जो स्वरूप भारत में संकल्पित किया गया है, वैसा उनको मान्य नहीं है। फिर जिनको मान्य है, जिनको जो विवाह करती हैं, वो तो पाश्चात्य संकल्पना से ही करती हैं। जो भारतीय संकल्पना से करती हैं, वे भी मन में तो ये पाले हुए हैं कि हमारा भी अधिकार है, हमारी भी स्वतंत्रता है, हमारी भी समानता की चाह है। कुछ हैं जो विचार ही नहीं करते। ऐसे विभिन्न वर्ग इसके हैं, परंतु कुल मिलाकर समस्या तो गंभीर है। मैं पहले राजेंद्र जी और लता जी के लिए संदर्भ ही बता देती हूँ, जिसकी चर्चा हमारे सत्र में हुई थी। अभी एक वीडियो में मैंने सुना था और बाद में परीक्षण करके देखा तो वो एकदम सही लगता है, ऐसा था। उन्होंने कहा कि 20-30 वर्षों के बाद अमेरिका में 40, 42, 45 वर्ष के आसपास की आयु की जॉबलेस, हस्बैंडलेस, चाइल्डलेस ऐसी महिलाओं का, फिर चाहे वो शिक्षित हों अशिक्षित हों, क्योंकि शिक्षा और अशिक्षा का कोई अंतर ही अभी तो नहीं रह गया है, परंतु ऐसी महिलाएं घूमती होंगी, झुंड के झुंड बनाकर घूमती होंगी, क्योंकि अब उनको जीने के लिए सरकारी बेरोजगारी भत्ते के अलावा और कोई स्रोत ही नहीं है। तो ये तो एक बहुत ही विचित्र और बहुत बहुत कष्टदायक घटना सामाजिक दृष्टि से है। अब लड़कियां यदि ये क्यों नहीं विवाह करना चाहती? अभी इससे पहले इसी परिस्थिति को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखो, तो भारत में क्या ऐसी स्थिति 60-70 वर्ष के बाद आएगी? नहीं।
आज भी ये सुनने के बाद मैंने विचार किया कि भारत में ये स्थिति कब आएगी? तो देखा तो हमारे आस-पास के परिचित लोगों में ही 4 ऐसी महिलाएँ और 5 ऐसे पुरुष तुरंत दिखाई दिए, जो सब परिचित हैं। इनमें से सब के सब जॉबलेस नहीं हैं। ये पढ़े-लिखे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, परंतु आने वाले समय हाँ, महिलाएँ 2 महिलाएँ जॉबलेस भी थीं। फैमिली उनका रहेगा नहीं आने वाले 10 वर्षों में। तो ये लड़कियाँ क्यों विवाह नहीं करती? क्यों मना करती हैं? एक, उनको करियर करना है। अब हमने सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व्यवस्था ऐसी बना दी है कि करियर करना है तो गृहस्थी आड़े आती है और गृहस्थी करनी है तो करियर आड़े आता है और इसमें उनकी पसंद करियर है, विवाह नहीं, गृहस्थी नहीं। तो एक करियर आड़े आता है। दूसरा ये मानसिकता कि कौन ये झंझट करे, हम क्यों अपना माँ बाप का घर छोड़कर जाएं, लड़के क्यों नहीं छोड़ते, उनको तो विवाह करने से कुछ भी खोना नहीं है और हमको सब कुछ खोना है, नाम छोड़ना है, घर छोड़ना है, स्वतंत्रता छोड़नी है, सब कुछ छोड़ना है, घर चलाना है, तो हमें क्यों घर चलाना है? ये ऐसे फंडामेंटल प्रश्न हैं कि जो आज तक गृहीत माने जाते थे कि लड़कियां तो घर ही चलाएंगी ना, लड़कियां घर तो चलाएंगी ही ना, चाहे करियर करे या न करें। ये आज तक गृहीत माना जाता था, अब लड़कियां गृहीत नहीं मानती हैं। बच्चों को पालने का झंझट, फिर करियर आड़े आता है। फिर कई तो इतनी मूर्ख हैं, फिगर बिगड़ जाता है और सब कुछ उसके ऊपर घर में कैद हो जाना पड़ता है। ये इनकी मानसिकता है। तो इस कारण से वे विवाह करना ही मना कर देती हैं। अब लड़कियां विवाह नहीं करती तो लड़के कहाँ से करेंगे? वे विवशता में अविवाहित है और वो भी ऐसा ही है। अभी आज ये जॉबलेस नहीं है, एआई के चलते बहुत जल्दी जॉबलेस हो जाएंगे। जिस समाज में ऐसे अविवाहित और इतने उच्छृंखल कि उनको कोई भी बंधन मान्य ही नहीं है, स्वतंत्रता की व्याख्या वो स्वैराचार के रूप में ही करते हैं, ऐसे युवक युवतियां, अब इनको युवक युवतियां भी नहीं कहना चाहिए, ऐसे प्रौढ़ाए, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे जिस समाज में इधर से उधर भटकते ही हों, उनको कुछ काम नहीं है क्योंकि बेरोजगारी भत्ता है, अब तो बिना काम किए पैसा तो मिलता है। इसमें अनाचार, व्यभिचार, अवैध संतानें, ये सब तो होंगे और उन संतानों के अभिभावक तो सरकार होगी, ये माता-पिता तो नहीं होंगे क्योंकि उनको माता-पिता का दर्जा ही नहीं पता है। ऐसे समाज को हम क्या कहेंगे और कैसे रहेंगे? ये तो आदिम समाज से भी गया बीता है। तो इस प्रश्न की ओर हम लोग बहुत आंखें खोलकर नहीं देख रहे हैं। हमको लगता है कि नहीं, ये सबकी बात नहीं है। समाज का कुछ वर्ग ऐसा है जिनके लिए लागू है। हमारे घरों में तो ऐसा नहीं होगा। सबके घरों में ऐसा नहीं होता। आज भी समाज इतना गया बीता नहीं है। आज भी संस्कार तो हमारे हैं। ऐसा मानकर हम इस प्रश्न की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, हम आलोचना अवश्य करते हैं, थोड़ी-थोड़ी चिंता भी करते हैं, परंतु वह चिंता दूसरों की चिंता है, हमारी अपनी चिंता नहीं है। ऐसी हम लोगों की मानसिकता है। ये हम लोगों की माने किसकी? जो अच्छे वेल सेट ऐसे लोग हैं, उनकी हैं।
जिनके जिनके घर में लड़कियां हैं, उनके प्रति हम लोग काफी उदार हैं और हम भी कुछ मात्रा में आधुनिक हैं। तो इसमें से आधी बातों का समर्थन करते हैं, आधी बातों में विवश हैं। दोनों मिलकर कुछ बात में उपाय करने के लिए कुछ हमारा विचार ही नहीं है। माने हम समस्या कुछ मात्रा में जानते हैं, बहुत अधिक मात्रा में नहीं जानते हैं या समझते नहीं है और उपाय के बारे में हम शून्य हैं। अब ये तो मैंने समस्या का स्टेटमेंट बहुत अल्प शब्दों में किया, परंतु इसका संबंध किन किन बातों से है, अभी यहाँ तक जो स्थिति पहुंची है, ये किसका परिणाम है, क्यों ऐसा हुआ है? तो सबसे पहला कारण है व्यक्ति केंद्री जीवन रचना का स्वीकार। हम कुटुंब को यूनिट नहीं मानते हैं। अभी हमारी डिस्कोर्सेस में भले ही आता हो कि कुटुंब ही समाज रचना की मूल इकाई है, परंतु हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं है। तो व्यक्ति केंद्री समाज रचना को हमने स्वीकार कर लिया है, घर में भी, व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक दृष्टि से भी और राजकीय दृष्टि से भी। पूरा सारी कानून व्यवस्था, सारी अर्थव्यवस्था व्यक्ति को ही केंद्र मानकर, व्यक्ति को ही यूनिट मानकर चलती है। शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति को ही केंद्र मानकर चलती है। हम नहीं मानते हैं, व्यवहार में नहीं मानते हैं, थियरी में मानते हैं, मानसिकता में भी नहीं मानते हैं। हमारे ही घर की ओर देखें तो हमको ये पता चल जाएगा, समाज में चारों ओर देखें तो ये पता चल जाएगा। इसके पीछे कई भावात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐसे कारण, नहीं नहीं बेटा बेटी समान हो, ये दोनों तो एक ही व्यक्तित्व तो सबका होता है, फिर उनको सबको समान अवसर मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए, ये भाषा पढ़े लिखे लोगों की है ही। तो फिर हम मान्यता देते ही हैं। तो एक कारण तो ये व्यक्ति केंद्री समाज रचना का हमने स्वीकार कर लिया है। दूसरा है शिक्षा। आज की ये इस मुद्दे का तो हमने पहले भी विचार किया हुआ है कि आज की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था लड़कों के पुरुष सापेक्ष है। लड़कों को जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए वैसी ही शिक्षा लड़कियों को भी मिलनी चाहिए, इसी को हमने समान अधिकार माना है। कोई भी मॉडल शिक्षा का ऐसा नहीं है जो लड़की स्पेसिफिक हो और लड़का स्पेसिफिक हो, दोनों के लिए समान, और समान माने लड़कों के लिए। ऐसा बहुत सारा हमको क्लिक नहीं हुआ है। नहीं होना चाहिए क्या? लड़कियों ने डॉक्टर नहीं बनना चाहिए क्या? लड़कियों ने इंजीनियर नहीं बनना चाहिए क्या? हाँ, आज से 2 पीढ़ी पूर्व ऐसा था, 1 पीढ़ी पूर्व भी ऐसा था कि लड़कियां इंजीनियर नहीं बनती थी। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, यही उसमें इंजीनियरिंग की शाखाएं थी। तो लड़कियां तो नहीं जाएंगे इंजीनियरिंग में, वे तो मेडिकल में जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आया और केमिकल इंजीनियरिंग आया और अन्य शाखाएं आई, तो लड़कियों के लिए भी इसमें प्रवेश तो सुलभ बन गया। अभी इसे इन्हीं शाखाओं में लड़कियां भी जाती हैं। तो क्यों नहीं बनना? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं बनना? प्राध्यापक क्यों नहीं बनना? वाइस चांसलर क्यों नहीं बनना? राजनीति में क्यों नहीं जाना? और ब्यूरोक्रेसी में क्यों नहीं जाना? ये क्यों नहीं जाना का उत्तर हम कोई भी नहीं दे सकते। हमने देने का प्रयास भी नहीं किया, उल्टे कभी समर्थन किया कि हाँ हाँ, लड़कियां तो ज्यादा टैलेंटेड होती हैं, अब इनको अवसर मिलना ही चाहिए।
इसकी कोई काट हमारे पास नहीं है। जो लोग कहते हैं कि कुटुंब रहना चाहिए, कुटुंब सुदृढ़ होना चाहिए, उनके पास भी इसकी तो कोई काट नहीं है, या इसका कोई उत्तर ही नहीं है, या इसका कोई इन इसका इसको सुलझाना चाहिए, ऐसा कोई उपाय ही नहीं है। हाँ, स्त्रियों को घर संभालना, इसको तो हम भी मानते हैं, परंतु वो तो सारा करियर को संभालते संभालते करना ऐसा मानते हैं। इसके सामने लड़कियों ने अब अक्षरशः विद्रोह कर दिया है। नहीं, घर चलाएंगे, वो खाना भी बनेगा बाहर से, बच्चों का संगोपन भी होगा बाहर से, सब आउटसोर्स तो हो ही रहा है। फिर घर तो बहुत टेक्निकल वस्तु बन गई है अब। ये घर 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 नहीं है। तो हम घर की महिमा बहुत करते हैं, परंतु घर को घर बनाते नहीं है। बनाने का कोई हमारे पास प्रावधान ही नहीं है, उपाय ही नहीं है। तो ये दूसरा कारण है शिक्षा। तीसरा कारण है अर्थव्यवस्था। ये तो सारा व्यक्ति केंद्रीय जीवन रचना होने के कारण से ये सारी बातें हो ही गई हैं। और चौथा है कल्चरल मार्क्सिज्म का प्रभाव। ये शिक्षा के माध्यम से, संचार माध्यमों के जरिए ये आया है। स्वैराचार, क्या बुराई है, क्यों अकेले नहीं रह सकते, क्यों विवाह करना चाहिए, क्यों मन में आए वो नहीं करना चाहिए। नैतिक शिक्षा, धर्म की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा, किसी भी प्रकार के बाह्य आंतरिक बंधन नहीं होने के कारण से कोई नियमन नहीं, वो कुटुंब में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, कहीं पर भी उल्टे निर्बंध अवस्था को स्वतंत्रता मानना, ये सार्वत्रिक हो गया है। इस कारण से ये जो मार्क्सिज्म है, जिसका आज का स्वरूप आज कहते हैं वोकिज्म, इसका तो बहुत गहरा प्रभाव हो गया है। चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित, चाहे उच्च पदस्थ हो, चाहे न हो, सामान्य पद पर काम करते हो, चाहे बहुत ही प्रतिष्ठित हो, चाहे कम प्रतिष्ठित हो। तो ये जो स्वैराचार है, उसने हमारे मानस पर पकड़ मजबूत कर दी है। प्रत्यक्ष कोई ऐसा व्यवहार करता है कि नहीं करता है, तो भी अंदर से सब कोई इसे चाहते हैं। हाँ हाँ, ऐसा होना ये सही है। बच्चों के संगोपन पर इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। बच्चों के संगोपन की घर घर की तरह हम देखेंगे तो इनके लिए नीति शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा, इसका कोई प्रावधान नहीं है। सामाजिक शिष्टाचार भी पश्चिम का है, वो भी भारतीय नहीं है। भारतीय यदि दिखता है तो वो दिखता ही है, होता नहीं है। इसमें जीवन विकास की भारतीय संकल्पना ये तो कहीं है ही नहीं। मैंने व्यक्ति का करियर समाप्त हो गया, उसके बाद पेंशन की व्यवस्था इसी बात का परिणाम है कि अब किसी के आश्रित न रहना पड़े। जो सरकारी नौकरी करते हैं वे पेंशन के कारण से आश्रित रहने की स्थिति से बच जाते हैं। जो निजी कोई धंधा करते हैं वो अपनी सेविंग कर लेते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में है वो अपनी सेविंग कर लेते हैं। और वानप्रस्थ आयु, मैं वानप्रस्थाश्रम नहीं कह रही हूँ, वानप्रस्थ आयु में पुत्र वधू पर निर्भर करना पड़े, ऐसी स्थिति से बचना, इसको ही लक्ष्य मानते हैं। तो अब बच्चे तो स्वतंत्र होना चाहते ही हैं, माता पिता भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, और सारे लोगों ने ये गृहित मान लिया है कि वो पेंशन पर अपना निर्वाह करेंगे, ये सेविंग पर अपना निर्वाह करेंगे, या ये किसी न किसी प्रकार से
और नहीं तो आश्रित रहना पड़ा, तो फिर कष्ट ही कष्ट है। ऐसी स्थिति को मान्यता है। ऐसा ही व्यवहार घरों में और सार्वजनिक जीवन में दिखाई देता है। अब इसके लिए इसका निराकरण क्या है? इसका अब दूरगामी 2-3 पीढ़ियों का तो सोचना ही पड़ेगा, एक पीढ़ी में तो होगा नहीं। अब ये केवल स्त्री शिक्षा की बात नहीं रही, ये हर एक की शिक्षा की बात रही हुई, क्योंकि कुटुंब में एक दूसरे पर आर्थिक रूप से आश्रित होना, ये असंभव, नहीं, ये अवांछनीय है, अवांछनीय है बिल्कुल ही। इस स्थिति में बाकी सब भी आश्रितता नहीं चाहिए। माने खाना पीना सोना उठना बैठना सारे हमारे बाकी सहायता वृद्धों को चाहिए, उसके लिए नर्स हैं, उसके लिए हैप्पी ओल्ड एज होम है। ये व्यवस्था धीरे धीरे मान्य होती जा रही है। हम ग्राम परिवार की बात तो करते हैं, परंतु वो तो हमारे लिए एक स्मृति है। आज इसको प्रैक्टिकल तो कोई मानता नहीं है, ये होना चाहिए ऐसा भी नहीं है। तो फिर इसका निराकरण क्या है? इसका निराकरण किसके भरोसे होगा? इसका निराकरण लाने की सोचने की जिम्मेदारी किसकी है, दायित्व किसका है? इन बातों पर शिक्षा ने ही विचार करना होगा। अब और एक स्थिति, विचित्र स्थिति ऐसी है कि धर्माचार्यों ने इस पर विचार करना चाहिए। धर्माचार्य और ज्ञानाचार्य एक दूसरे के अलग और एक दूसरे से स्वतंत्र तो नहीं होने चाहिए, परंतु आज हैं। धर्माचार्य ज्ञानाचार्य ने तो छोड़ ही दिया है। ज्ञानाचार्य तो उल्टे ऐसी शिक्षा आधुनिकता के नाम पर देते हैं, उन्होंने तो छोड़ ही दिया है। धर्माचार्यों ने आज भी इसको अपना विषय बनाना चाहिए, क्योंकि उनका काम क्या है फिर? धर्माचार्यों ने धर्म की रक्षा करना, धर्म को प्रतिष्ठित करना, धर्म को लेकर समाज का मार्गदर्शन करना, ये यदि नहीं है तो और क्या करना है धर्माचार्यों को? हम देखते हैं कि धर्माचार्य संप्रदायवादी ही हो गए हैं, सही धर्म की व्याख्या भी नहीं करते हैं, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी ने छोड़ दिया, मठ मंदिरों ने छोड़ दिया, सरकार ने तो छोड़ा हुआ ही है, अर्थव्यवस्था ने छोड़ दिया, कुटुंब संस्था ने भी छोड़ दिया, तो अब इसको पकड़ेगा कौन? ये बहुत बड़ी दुरूह स्थिति है। इस स्थिति में पुनरुत्थान को विचार करना चाहिए। व्यापक अर्थ में कहें तो शिक्षा क्षेत्र को ही विचार करना चाहिए, परंतु हम जितना भी विस्तीर्ण शिक्षा क्षेत्र देखते हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा का दावा भी करते हैं, वे भी इसको अपना विषय बनाते नहीं हैं। संघ की कुटुंब प्रबोधन नामक अभी जो गतिविधि है, उन्होंने इसको अपना विषय तो बनाया है, इस संघ का काम है रिसर्च करना, संस्था चलाना, पाठ्यक्रम निर्माण करना, बहुत अधिक मात्रा में शास्त्रीय अध्ययन करना, जटिल बातों को सुलझाना, ये उनका विषय नहीं है। क्यों उनका विषय नहीं है, इस प्रश्न को यहाँ उपस्थित नहीं करना चाहिए, क्योंकि संघ ने जिस पद्धति को अपनाया है उसी पद्धति के अनुसार वह चलेगा। उसकी नहीं है, परंतु
कुटुंब प्रबोधन का यह विषय, यह एजेंडा नहीं है, नहीं हो सकता। तो फिर शास्त्रीय अध्ययन, व्यापक इसके प्रयास और इसका कोई आयोजन, नियोजन, ये सब किसके हवाले होगा? तो शिक्षा संस्थाएं भी इसका विचार नहीं कर रही हैं। तथा कथित राष्ट्रीय शिक्षा का बीड़ा जिन्होंने उठाया है, वे भी नहीं कर रहे हैं। मन में भी नहीं आता है। इतना उनका भी सारा कार्यक्रम ऊपरी है। और सभी इन्हें हथियार डाल दिए हैं। मैंने में ये भी अतिशयोक्ति, हथियार तो तब डाले जाते हैं जब हम देखते हैं कि अब हमारी कुछ भी नहीं चलती। ये क्षेत्र हमारा है, ऐसा भी जो नहीं मानता है उसको हथियार डालना भी नहीं कहा जाएगा, या शरणागति स्वीकार कर लिया ये भी नहीं कहा जाएगा। ये तो इस युद्ध में उतरे ही नहीं है। इस विषय को सुलझाना उन्होंने अपना विषय बनाया ही नहीं है, एजेंडा पर ही नहीं है। हाँ, बातें अवश्य होती हैं, चिंता अवश्य होने लगी है। अच्छा, इसको हम कहेंगे कि ये शुभ संकेत है, तो उतनी मात्रा में अब चिंता होने भी लगी है। परंतु जिस गति से, जिस रूप में यह होनी चाहिए, उस रूप में नहीं हो रही है। अतः आप इतने तो जहाँ कोई नहीं कर रहा है तो हमें तो करना ही है। इसलिए हमको विचार करना होगा। किस रूप में विचार करना होगा? एक जो सामान्य शिक्षा क्रम है, जिसको हम गुरुकुल कहते हैं। यहाँ अभी पूर्ण प्रमिति और विद्या क्षेत्र, तो ये दो ऐसे ही प्रयोग हैं जहाँ अच्छी शिक्षा, भारत केंद्रीय शिक्षा, संस्कृति धर्म केंद्रीय शिक्षा चाहिए है। ये तो है ही। तो इस शिक्षा में इसका विचार करना होगा। दूसरा, कुटुंब शिक्षा में इसका विचार करना ही होगा। इसकी योजना बनानी होगी, इसका अध्ययन करना होगा, इसको इसको अनुसंधान का विषय बनाना ही होगा। यदि हम कहें कि विद्यालयीन शिक्षा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, तो इस धारणा को तो हमें बदलना ही होगा। दो बातें पैरेलल तो नहीं चलेंगी, दोनों बातें एक साथ चलनी चाहिए। और कुटुंब शिक्षा और विद्यालय शिक्षा, इन दोनों बातों को विद्यालय शिक्षा ने ही ओन करना पड़ेगा, ऐसा आज चित्र दिखाई देता है। क्योंकि कुटुंब में ही इसकी कोई संकल्पना तो है नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? कैसे विद्यालयीन शिक्षा में इसको समाविष्ट करेंगे? बहुत कुछ स्पष्टता तो हम मेरे भी मन में नहीं है, या है तो वह बहुत दूर की बात है। परंतु हम सबको मिलकर इसकी चिंता तो करनी होगी। ऊपर से शुरू किया और ऊपर से लेकर नीचे तक आए, ये एक दिशा है। दूसरी है नीचे से शुरू किया और ऊपर की तरफ गए, तो ये दूसरी दिशा है। घर को इसका एक अविभाज्य अंग बनाया, तो ये तीसरा आयाम है। विद्यालय को अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के परिवारों को साथ में जोड़ना ही पड़ेगा। और इसलिए हमारे जो विद्यालय चलते हैं उनमें छात्रों की शिक्षा पर हम सबसे अधिक ध्यान देते हैं। और दो बातें, और यदि कहूँ तो और तीन बातें हमको ध्यान में लेनी चाहिए। और हमारा समय, शक्ति, संसाधन, इन सभी को
इस प्रकार से आवंटित करना चाहिए। इन चारों बातों को हम समुचित अनुपात में ध्यान दे सके। छात्रों की शिक्षा के पीछे हमारी ये तीनों बातें, माने समय, शक्ति में, उसमें बुद्धि शक्ति का भी समावेश है, और संसाधन, ये छात्रों की शिक्षा के लिए महत्तम प्रयोग में आते हैं। शिक्षक शिक्षा ये दूसरा मुद्दा है, अभिभावक शिक्षा ये तीसरा मुद्दा है, और शिक्षा क्षेत्र में इस विषय को उठाना ये चौथा आयाम है। इन चारों पर हमारे संसाधन, बुद्धि शक्ति और समय, इसको हम कैसे देंगे, इसकी कोई रचना हमको करनी चाहिए, क्योंकि ये तो करने के लिए योजना है, केवल विचार के लिए योजना नहीं है, करने के लिए है। तो हमें पहले तो इसका ही विचार करना होगा कि हम कितना समय आवंटित करेंगे, कितनी बुद्धि लगाएंगे, कितने संसाधन लगाएंगे। छात्रों की शिक्षा ये तो बहुत सरल है, शिक्षकों की शिक्षा उससे थोड़ा कठिन है, अभिभावकों की शिक्षा उससे भी कठिन है, और शिक्षा क्षेत्र में इसको ले जाना, या सार्वजनिक क्षेत्र में, वैचारिक क्षेत्र में इसको ले जाना, ये और भी कठिन है। इन चारों बातों को अलग अलग एंटिटीज करेंगी, अलग अलग संस्थाएं करेंगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। यदि हम ऐसा विचार करें भी तो इन चारों को एक सूत्र में बांधने वाली और कोई पांचवी संस्था होगी जो इन चारों का नियमन करेगी और एक सूत्र में रखेंगी, ऐसी व्यवस्था होगी। तो फिर एक के चार हिस्से ऐसा होगा, परंतु ये करना तो होगा। अब मैंने पहली दिशा जो बताई थी वह ऊपर से लेकर नीचे तक आना, तो ये है विद्वत क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में और इसका समाज शास्त्र। समाज शास्त्र को यदि अंगांगी संबंध से देखें तो उसका आधार है धर्मशास्त्र और उसका अधिष्ठान है अध्यात्म। तो अध्यात्म शास्त्र, धर्मशास्त्र और समाज शास्त्र, समाज शास्त्र को मुख्य विषय बनाकर इसके बारे में चिंतन करना होगा, इसके बारे में अध्ययन और अनुसंधान करना होगा, उसको व्यापक रूप में, ऐतिहासिक रूप में समझना होगा, उसको युगानुकूल स्वरूप में समझना होगा, उसका प्रतिपादन करना होगा। ये ऊपर की, जहां से नीचे परकोलेट होते होते नीचे तक आता है, उस क्षेत्र की बात की। आज यदि सबसे अधिक आक्रांत हुआ है तो समाज का, धर्म का, अध्यात्म का क्षेत्र ही हुआ है। ये भी अगर हम 200-300 वर्षों का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा। हमारे समाज शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में या समाज शास्त्र विषयक ग्रंथों में हम देखते हैं, या समाज सुधारक करके एक जो वर्ग है उसकी गतिविधियों पर, उसकी मानसिकता की ओर देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि कक्षा 3 की पुस्तक हो या एमए की पुस्तक हो या पाठ्यक्रम हो, एक भी बात हमारा समाज उन्नत सुसंस्कृत था ऐसा तथ्य दिखाई देगा। एक भी बात ऐसी नहीं है जो प्रशंसनीय है। सारी बातें पिछड़ेपन की निशानी है, सारी बातें अंधश्रद्धा युक्त है, रूढ़िवादी है, और ऐसी ही है, माने शोषण आधारित है, वर्ग भेद करने वाली है, जाति भेद करने वाली है। ये जो कम्युनिस्टों की का अर्थघटन है
उसी से हमारे समाज शास्त्र विषयक सारी पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम के मुद्दे ये भरा पड़ा है। एकदम तीसरी दूसरी पहली कक्षा से हम यही पढ़ते आए हैं और हमारी भी अपने समाज के बारे में ऐसी ही धारणा बनी है। इसी रूप में समाज शास्त्र का अध्ययन होता आया है, इसी रूप में ग्रंथों का निर्माण होता आया है और ऐसे ग्रंथों के समाज सुधारक का वर्ग भी इसी को पुष्ट करता है और यही आज जो आईकेएस करते हैं उनके संदर्भ ग्रंथ हैं। तो ये बहुत कठिन और दुरूह ऐसा काम है। जिन शास्त्रों के आधार पर ये बातें समझी जाती हैं वे सारे शास्त्र मुख्य धारा से बाहर हैं। उनका आधार लिया ही नहीं जाता है। मनुस्मृति जलाने की बात होती है, महाभारत आउट ऑफ डेट है, रामायण आउट ऑफ डेट है। वो संदर्भ ग्रंथ के रूप में भले ही हम पढ़ते हों, परंतु ये तो धार्मिक ग्रंथ है, ज्ञान के ग्रंथ है नहीं। उनका हवाला देकर, मैंने उनका हवाला दिया तो तुरंत उसके ऊपर आक्रमण ही होगा, ऐसी स्थिति है। ये पुराणपंथी है ऐसे कहा जाएगा, ये सामान्य लोगों को मान्य ही नहीं होगा, ऐसा होगा। तो हमारा जो विद्वत क्षेत्र है, हमारा जो अनुसंधान का और प्रगत अध्ययन का क्षेत्र है, वो बहुत ही कठिन मामला है, परंतु शुरू तो वही से होगा। इसलिए हम जो कहते हैं विद्वानों के लिए कि शास्त्रों का अध्ययन करके उसकी युगानुकूल प्रस्तुति करो, उसके आधार पर सामाजिक रीति रिवाज, नीति नियम ये सब करो। समाज का संविधान क्या है इस रूप में इसका विचार करो। संविधान राज्य का भी होता है और समाज का भी होता है। समाज के संविधान के अनुकूल राज्य का संविधान होता है, ये हमारी रीत रही है, परंपरा रही है। आज समाज का संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। संविधान राज्य का ही है, का हमने त्याग कर दिया है। उल्टा धर्म को ही इस संविधान के गौणत्व में हमने स्थापित कर दिया है। समाज का संविधान स्मृति कहता नहीं है। आज की स्मृति निर्माण करनी चाहिए, वह निर्माण हम करते नहीं है, कोई भी करने का विचार नहीं करता है। और ऐसे पतवार और इसके बिना की नौका जैसे इधर से उधर, उधर से इधर डोलती रहती है। अध्ययन करना, अनुसंधान करना, उसके लिए ग्रंथ निर्माण करना, कच्ची कच्ची तो भी कोई एक स्मृति बनाना, नियमन के सूत्र बनाना, ये सब आवश्यक है। दूसरे क्रम में इसके आधार पर हमारे उच्च शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम बनना ये आवश्यक है। ये सारा समाज शास्त्र का ही विषय है। उसके अंतर्गत कुटुंब शिक्षा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होगा। और अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थ क्षेत्र को कुटुंब के दायरे में लाना। ऐसा नहीं करेंगे तब तक कुटुंब इंटीग्रल नहीं बनेगा, एकात्म कुटुंब व्यवस्था नहीं बनेगी। अर्थार्जन करना ये जीवन यापन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे धर्म व्यवस्था होती है वैसे ही अर्थव्यवस्था होती है। और अर्थव्यवस्था केवल काम के
काम पूर्ति के लिए नहीं होती हैं। काम पूर्ति के लिए होना ये उसका स्वभाव है, माने ये उसका इन्नेट आवश्यकता है। परंतु धर्म के नियमन में काम और अर्थ होना, त्रिवर्ग पुरुषार्थ की भाषा पुनः लानी पड़ेगी। और अर्थव्यवस्था को कुटुंब केंद्रीय बनाना, संपूर्ण राज्य व्यवस्था समाज व्यवस्था को कुटुंब केंद्रीय बनाना। मैं एक छोटा सा उदाहरण हम देखेंगे तो यह परिस्थिति कितनी विपरीत है। परिवारवाद, वंशवाद, इसको माने इसको कितना तिरस्कार से आज देखा जाता है, कितना इसको त्याज्य माना जाता है। भारत की व्यवस्था देखो तो अनुवंश अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुवंश के बिना वंशानुगत व्यवसाय, वंशानुगत व्यवस्था ये कितनी महत्वपूर्ण है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये तो स्वीकृत सत्य है। आज तो प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, यही है। अब दोनों को लागू भी कर, अगर वंशानुक्रम आज की व्यवस्था में लागू करेंगे तो उससे तो कोई होगा नहीं, ये तो उपाय नहीं है, ये इतनी सीधी बात तो नहीं रही। तो माने हमारा समाज और उसकी व्यवस्था इतनी विशृंखल हो गई है कि एकदम से सीधे सीधे उपाय तो हम नहीं कर सकते। जिनको हम मूल सूत्र मानते हैं, उस वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त धैर्य और परिश्रम, बौद्धिक परिश्रम को व्यावहारिक रूपों में केंद्र बनाना। तो इसका एक एक आयाम अर्थव्यवस्था को कुटुंब केंद्रीय बनाना, शिक्षा व्यवस्था को कुटुंब केंद्रीय बनाना, ये कितना आवश्यक है। मतलब ये दोनों बातें, शिक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, उसको कुटुंब केंद्रीय नहीं बनाया तो दूसरी पीढ़ी जो है वो पूर्व पीढ़ी से कोई शिक्षा ग्रहण करती नहीं है आज, ना घर चलाने की, ना अर्थव्यवस्था की, ना ज्ञान व्यवस्था की, ना संस्कृति की, कोई नहीं। हम तो भाषा भी ऐसा बोलते हैं, नहीं उसका जीवन है, वो अपने लिए क्या चाहता है वो करेगा, हम कौन होते हैं आड़े आने वाले, उसकी भी तो स्वतंत्रता है। अब ये बोलने में सुनने में ये वाक्य इतने अच्छे लगते हैं तो हम इसके विपरीत कोई बात ही नहीं कर सकते। तो ये जो अनुशासन और स्वेच्छा, स्वतंत्रता, हम जो कहते हैं ना वॉलंटरीली कंपल्सरी, इसका तो कोई सूत्र ही नहीं दिखाई देता। तो ये लाना पड़ेगा, हमें अपने मूल सूत्र बदलने होंगे, हमारी मूल नियम व्यवस्था बदलनी होगी, हमारी जो आज की मानसिकता है उसको बदलना होगा, और कुटुंब को शिक्षा का केंद्र बनाना। अब देखो, किसान के बेटे को किसानी करना है तो पिता के पास से सीखेगा ना, कृषि यूनिवर्सिटी का क्या काम है। और 17 वर्ष का 20 वर्ष का होने तक वो तो सामान्य मेन स्ट्रीम की पढ़ाई करेगा, बाद में कैसे किसान बनेगा, बाद में कैसे सुतार बनेगा, बाद में कैसे वैद्य बनेगा। तो वैद्य का बेटा वैद्य नहीं बनेगा और सुतार का बेटा मेडिकल साइंस में पढ़ेगा। पिता सुतारी करता है, पुत्र डॉक्टरी करता है, ये क्या है। फिर हम भाषा कैसी बोलेंगे, हाँ उसको मेडिकल साइंस में रुचि है तो हम उसको वंचित क्यों करें, उसके विकास के आड़े क्यों आए। मानी धारणा ऐसी बन गई कि सुतारी करना ये तो विकास नहीं है और डॉक्टरी करना ये विकास है। तो सारी धारणाएं हमने ऐसे बदल दी हैं कि जैसे इसमें से कोई रास्ता ही ना निकले, और आज की अव्यवस्था, कुव्यवस्था ही आधुनिक और अच्छी व्यवस्था है, ऐसा मानकर हमारे सारे तर्क चलेंगे। तो इसकी चिंता करने की बहुत आवश्यकता है, और इसके लिए जो अनुसंधान, अध्ययन, चिंतन, मौलिक चिंतन ये करके फिर दूसरा आता है कार्य योजना बनाना। ये होगा कैसे,
कहाँ होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, 10 वर्षों में, 12 वर्षों में क्या करेंगे। हम 20 वर्ष की आयु तक की व्यवस्था करते हैं, तो गुरुकुल ये 12 वर्ष का पाठ्यक्रम है। 12 वर्ष से पहले 8 वर्ष उसने घर में रहना है। इसके साथ अर्थार्जन का कैसा समायोजन होगा, इसके साथ धर्म, धर्माचार, धर्माचरण, इसका कैसे समायोजन होगा। इस अर्थार्जन, धर्माचरण और जीवन यापन माने दैनंदिन जीवन में उपभोग, इसका कैसे समायोजन होगा। ऐसा सारा हमको विचार करके कार्य योजना बनानी होगी। कार्य करने की पद्धति, तरीके, इसमें भी विचार तो करना ही होगा। और फिर इसका प्रयोग कहाँ कैसे होगा। तो 3 चरण हुए। सबसे ऊपर है चिंतन, अध्ययन, अनुसंधान, प्रस्तुति, ये सब विद्वत क्षेत्र का काम है। उसके बाद कार्य योजना, ये शिक्षकों का काम है। और प्रयोग, ये घर और विद्यालय दोनों का काम है। मैंने बहुत ऊपरी स्तर पर ये एक अत्यंत प्राथमिक स्वरूप की रूपरेखा प्रस्तुत की है। मुझे लगता है मैं यहीं पर रुकूंगी। हमें जरा इसके ऊपर कैसे विचार करना जमता है वो देखेंगे, और विचार करके चिंतन को कृति तक पहुंचाना, ये तो हमारा भी सूत्र बन ही गया है। तो इसके बारे में अब प्रश्न, जो समय बचा है उसमें प्रश्न, नहीं तो आगे इसके ऊपर हमारा चिंतन चलना चाहिए। मैं यही रुकती हूँ। मनु जी, कितना समय है अभी? इसके बाद चिंतन सत्र है, इसलिए। हाँ ताई, 5:50 होने को है। ओ हो। ठीक है, 5-7 मिनट है। ताई, इसमें एक जब आपको सुन रहे थे, तो जैसे शिक्षकों का अभी क्या हो गया है, जब हम आचार्यों की और शिक्षकों की बात करते थे तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि जो कुछ नहीं कर पाता है वो शिक्षक बन जाता है। और ये शिक्षक बनना माने ये एक इंटरमीडिएटरी, वो शिक्षक बनता है। वो इंटरमीडिएटरी स्टेप है जब तक मैं कुछ करने ना लगूं। वही ऐसा हो गया है। ये स्त्रियों का भी अभी क्या हो गया है कि जो कुछ नहीं कर पाते हैं वे गृहिणी बनते हैं। हाँ, तो ये गृहिणी बनते हैं। हाँ, गृहिणी को पूछो कि तुम क्या कि मैं कुछ नहीं करती, मैं केवल हाउसवाइफ हूँ। हाँ, तो इसमें ताई, जैसे हम हीनता बोध की बात करते हैं ना, ये मुझे लगता है कि ऐसे भी कहेंगे इतने पढ़े लिखे हैं और कुछ नहीं करते, घर चलाते हैं। तो ताई, इसमें ये जब सुन रहा था आपको तो ऐसा समझ में आ रहा था कि ये जो हीनता बोध है, गृहिणी बनने का जो हीनता बोध है, उसको पहला चरण में तो एक्सेप्टेबल लेवल पे लाना है। गृहिणी बनना कोई हीन काम नहीं है। और फिर इसको एस्पिरेशनल बनाना, मुझे अच्छी गृहिणी बनना है। ये जैसे आप बोल रहे थे, हमारी शिक्षा में भी, मैंने आज तो इसकी बातें तो हम बहुत बाद में करते हैं, मैं हमारे विद्या क्षेत्र में भी मैंने ये जो विचार है, ये प्राथमिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे कैसे आना शुरू हो, इस पे चिंतन हमको करना ही होगा। माने कोई भी अर्थार्जन का कोई भी काम कुटुंबगत होना और पति पत्नी ने साथ मिलकर व्यवसाय करना, यहाँ से तो बीज डाले जा सकते हैं। परंतु हम लड़कियों को स्वतंत्र करियर ही देना चाहते हैं। अभी भी यदि विद्या क्षेत्र हो, पूर्ण प्रमति हो या और कोई भी विद्यालय हो, 15-17 वर्ष की लड़कियां हमारे यहाँ पढ़ती हैं, उनके करियर का विचार क्या उनके पति सापेक्ष होता है? नहीं होता है। लड़कों का विचार पत्नी सापेक्ष होता है कि आगे चलकर इसके करियर में उसके लिए पत्नी कैसी चाहिए, वो नहीं होता है। माता पिता अपनी पुत्री या पुत्र के लिए वर या वधू ढूंढते हैं, उसमें ये विचार है नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़े है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, रुचि है। ये वोकिज्म का सूत्र है।
वो तो सभी ने आधुनिकता के नाम पर स्वीकार कर लिया है। तो ये फैमिली करियर वाला नैरेटिव हमको बनाना चाहिए, मैंने करियर को हाँ फैमिली ये हाँ। हाँ, ऐसा कुछ हम्म। ये। और या ये नैरेटिव ट्रांजिशनल होना है, क्योंकि जो आज की स्थिति है उससे भी कनेक्टेड होना है और जो लक्ष्य है उससे भी कनेक्टेड होना है। तो ये बीच का हाँ। ट्रांजिशनल नैरेटिव क्या होगा, उस पे हमको हम्म। चिंतन करना चाहिए। सही बात। जी, मुझे लगता है कि इसके जो जड़ में है, मैं कल ही बच्चों के साथ भी बात कर रहा था, इधर बड़े जो हम्म। बच्चे हैं विद्या क्षेत्र में, हम्म। कि ओहो, पर सुनाई हम देना लोगों ने बंद हो गया। हाँ। बातें ये सब बहुत सरल हैं, पर इंडिविजुअलिटी के चलते हमने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। बना दिया है। तो इसका जो रूट है, जड़ जो है, मूल वो व्यक्ति ये जो केंद्रिता पूरी है। समाज रचना है, व्यक्ति केंद्रिता, वो हम्म। है। हम्म। और जब तक हम उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे, ये बाकी सारी हाँ चीजें अलग अलग तरीके से ये मैनिफेस्ट होती रहेंगी। हाँ हाँ। और जितने भी बातें करेंगे ना लोग हमारी तरफ, ऐसे ये तो पुराणपंथी बातें कर रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स बातें कर रहे हैं, ऐसे देखना शुरू कर देते हैं, तो डायलॉग बंद हो जाता है। ताई इसमें नमस्ते ताई। तो हाँ जी। एक एक संकट ये है कि आज का जो अर्थव्यवस्था का दिशा है, हाँ और हम चाहते हैं कुटुंब केंद्रीय अर्थव्यवस्था बने। हाँ हाँ। ये दोनों को कैसे करना है, यही प्रश्न वही तो, बहुत वही 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 रिपीटेडली आता प्रश्न है। है। माने माने हम अगर संस्कृति, धर्म, ज्ञान, इन सब का विचार करेंगे ना, तो आज तो सब उल्टा ही उल्टा है, एकदम उल्टा। माने कानून हमारा वैसा ही है, अर्थार्जन की व्यवस्था वैसी ही है, सब कुछ। नौकरी भी व्यक्ति को मिलती है, परिवार को थोड़े मिलती है। नौकरी मूल आधार बन गया है। तो इसलिए मैंने कठिन क्षेत्र तो है, इसको 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 सुलझाए बिना नई रचना भी नहीं बना सकते हम। रचना बनाने के लिए पहले तो ये सुलझना होगा, और ये चिंतन में पहले सुलझना होगा। नॉर्म्स होने चाहिए, चिंतन माने केवल चाहिए 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 नहीं, कार्य योजना, ये क्रियान्वयन, ये प्रमुख बात है। तभी तो चिंतन कृति तक पहुंचेगा। एक तरफ है कृति, एक तरफ है चिंतन, बीच का जो दोनों को जोड़ने वाली कार्य योजना ये होती है। इस कार्य योजना का जो मुद्दा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और कठिन भी है। कठिन है, चिंतन में क्या जाता है, चिंतन तो हम कुछ भी करेंगे, चिंतन में तो हम बिल्कुल निर्बंध स्वतंत्र ऐसे हैं। करने की बारी आती है तभी तो सारी कठिनाइयां होती है। तो मुझे लगता है समय हो गया साहब। हाँ ताई, हमको रोकना चाहिए, 56 हुए हैं, 5:56 हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, अगला सत्र भी है। रुकना चाहिए जी। कल्याण मंत्र। सर्वे